जो लपके हैं उससे बचाना होगा। बहुत ज्यादा टूरिस्ट के साथ लूटमार नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और भी बात आपसे करेंगे। सर, आप बताएं कितना विकास हो पाया उदयपुर में? उदयपुर पर बड़ा गर्व करते हैं लोग, लेकिन क्या वाकई झीलों की नगरी को वो पहचान मिल पाई? उदयपुर जिलों की नगरी से जानते हैं और निश्चित तौर पर जिलों की नगरी है। मोहनलाल जी सुखाड़िया देना चाहिए। और भी बात आपसे करेंगे। सर, आप बताएं कितना विकास हो पाया उदयपुर में? उदयपुर पर बड़ा गर्व करते हैं लोग, लेकिन क्या वाकई झीलों की नगरी को वो पहचान मिल पाई? उदयपुर जिलों की नगरी से जानते हैं और निश्चित तौर पर जिलों की नगरी है। मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने, उस समय से लेकर अभी तक प्रत्येक मुख्यमंत्री हो चाहे प्रत्येक सरकार ने अपने हिसाब से इसके विकास के लिए कुछ न कुछ किया है और आगे काम करने की आवश्यकता है। सब मिल के इसका विकास करेंगे तो निश्चित तौर पे ये दुनिया का मशहूर शहर तो है ही है, इसको और चार चांद लगा के हम और आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, आपको क्या लगता है उदयपुर के बारे में? आप क्या सोचते हैं? उदयपुर एशिया के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये ऐतिहासिक धरोहर है मेवाड़ की। जी मरुधर चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि देश विदेश के पर्यटक जो है उदयपुर में आते हैं, उसकी मेन अट्रैक्शन है झीलें। झीलें अति सुंदर रहें, स्वच्छ रहें। हम सब का नैतिक दायित्व बनता है कि इसको स्वच्छ बनाए रखें, ताकि बाहर से आने वाला पर्यटक एक अच्छी छवि लेकर के यहाँ से प्रशंसा करे और यहाँ से ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आने से रोजगार की भी यहाँ पे उपलब्धता होती है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी फीलिंग ये भी है कि आज ये टूरिज्म प्लेस है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में किस तरह एक पर्यटक थाना भी है, लेकिन ये महिलाओं का जो सशक्तिकरण का जो बात कहते हैं हम, सुरक्षा की कमी महसूस करता हूँ, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों की कमी है। आज जिस स्थान पे ये अभी प्रोग्राम चल रहा है, ये किनारे पे यदि कोई टूरिस्ट पुलिस भी नजर आया हो तो ये मैं कह सकता था कि अच्छा हो रहा है। इसलिए महिलाओं से ही इस बारे में हम पूछ लेते हैं। मैम, आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस जगह पर होकर, पर्यटन नगरी में होकर? मेरा यहाँ ये मानना है कि काफी सुरक्षित है उदयपुर शहर महिलाओं के लिए। यहाँ पर अगर हम रात को 9 बजे 10 बजे भी अगर अकेले निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। और डेफिनेटली इनकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि सुरक्षाओं की और पुख्ता व्यवस्था की जा सकती है, पर अगर देखा जाए महिलाओं की नजर से तो काफी सुरक्षित शहर है। पर शाम के समय अगर हम उदयपुर शहर में नाइट टूरिज्म का और एक पक्ष को डेवलप करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर होगा। परंतु आज की तारीख में महिलाएं काफी सुरक्षित। चलिए कुछ और लोगों से भी हम जानते हैं कि कितना आप बढ़िया मानती हैं। उदयपुर में अभी तक काफी कुछ विकास हो चुका है। दुनिया में कई शहर घूमने के बाद भी आज जब हम उदयपुर वापस आते हैं तो अपनी नगरी जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर ही दिखती है। जहां तक और डेवलपमेंट की बात है, मुझे लगता है कि 2 क्षेत्रों में डेवलपमेंट और किया जा सकता है। एक तो ट्रैफिक, जिस तरह से गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं उदयपुर में, उसी तरह से लोगों में जो ट्रैफिक सेंस है वो कुछ गड़बड़ाता जा रहा है। तो एक ट्रैफिक कंट्रोल, और दूसरा जितनी काफी हमने कंट्रोल किया है गंदगी फैलाने पे, लेकिन उस चीज में और ज्यादा कंट्रोल लाने की अगर हम कोशिश करें तो उदयपुर विश्व में सबसे सुंदर शहर बहुत ही आसानी से बन सकता है। बिल्कुल सर, प्लीज आपको क्या लगता है उदयपुर के बारे में? क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग अभी आ भी रहे थे इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो रास्ते में हमने देखा कि जो मेन मार्केट है, सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो पहचान मार्केट में जो खूबसूरती होनी चाहिए वो नहीं दिखती। उदयपुर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार को सुनियोजित ढंग से उसको करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर टूरिस्ट के अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्री और ये डेवलपमेंट वगैरह के काफी यहाँ पर जरूरत है, जो कि सरकार को यहाँ की स्थानीय निकाय जो हैं वो यहाँ पर सुनियोजित ढंग से शहर के मास्टर प्लान के अनुसार यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यदि उस तरफ ध्यान दिया जाए तो उदयपुर को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इंडस्ट्रीज को लेकर, व्यापार को लेकर, क्या उदयपुर में वो बढ़ावा दे पाई तमाम सरकारें, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं? मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ जी। अभी सब लोग टूरिज्म की और बातें कर रहे हैं, पर उदयपुर का डेवलपमेंट या देश का डेवलपमेंट इस पर निर्भर करता है कि आपका इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कितना है। उदयपुर में इंडस्ट्री है, बहुत कम मात्रा में इंडस्ट्री है। अगर यहाँ हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उससे संबंधित पॉइंट अपने को देखने पड़ेंगे। बहुत समय से यहाँ पर रिको जो ये इंडस्ट्री अलॉट करता है उसके पास जमीन नहीं है, नए इंडस्ट्री को आने का मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अगर ये जल्दी ही इस पर स्टेप उठाए जाए तो नई इंडस्ट्रियां यहाँ पर आएंगी। मैं मार्बल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। मार्बल इंडस्ट्री यहाँ पर मेन व्यवसाय है, मिनरल यहाँ का मेन व्यवसाय है। अगर ये लैंड की सुविधा होगी तो ये इंडस्ट्री जल्दी डेवलप करेगी। और उदयपुर आज एक तरह से कॉर्नर है, अगर यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी जुड़ जाए
अहमदाबाद से, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होगा। यहाँ कस्टमर्स आएंगे। बाकी लोगों से सर प्लीज, क्या वाकई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सरकारें अलग अलग आई प्रदेश में, वो चूक गई? जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को वो बढ़ावा नहीं मिल पाया यहाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बढ़ावा भी मिला है, परंतु समय के साथ क्या है कि लोगों को भी सहभागिता बनानी पड़ेगी इसमें जी। हम क्या अगर कोऑपरेटिव नेचर से इसका डेवलपमेंट करेंगे, हर वर्ष निश्चित रूप से यहाँ कोई न कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, डेवलप भी होते हैं, क्योंकि उदयपुर एक ऐसा सेंटर है जो नदी जोड़ने का एक रोल मॉडल कह सकते हो। यहाँ की जितनी जिले खूबसूरत है वो इंटरकनेक्ट भी है, इसीलिए कभी बाढ़ से या किसी स्थिति से हमेशा बचाव रहता है। ये पूरे देश के लिए भी एक मैसेज है। परंतु अब यहाँ लोगों को जैसे कुछ वक्ताओं ने कहा, वास्तव में भागीदारी की यह आवश्यकता है कि हम अपना शहर खूबसूरत बनाए रखें, गंदगी न करें। कुछ जो पर्यटक आते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो और उनको ऐसा न लगे कि उदयपुर जाने के बाद पर्यटकों के साथ या कोई खरीदारी में कोई किसी तरह की चीटिंग हो। इसमें जनता की भागीदारी भी की आवश्यकता है, क्योंकि उदयपुर आने वाले समय में एक चिकित्सा और शिक्षा का भी बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। इस पर हम बात करते हैं। सर, अभी बात हो रही थी कि यहाँ पर अब भी कुछ चूक रह गई है, कुछ व्यवस्थाओं में कमी रह गई है। अभी भी क्यों इतनी सरकारों ने काम किया, तमाम पार्टियों की सरकार आई। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उदयपुर वर्ल्ड का बेस्ट सिटी है। 2 बड़ी होटलें यहाँ है वर्ल्ड की। अब हमें यहाँ माही का पानी चाहिए। माही का पानी जाखम में डाल करके, जय समुद्र में डाल करके उदयपुर में डाले। एक ब्रॉड गेज यहाँ से अहमदाबाद मुंबई तक हो, ब्रॉड गेज यहाँ से जोधपुर तक हो, ब्रॉड गेज उदयपुर से मावली होकर के और नीमच रतलाम मिलाई जाए, तभी जाकर के इसका विकास हो सकता है। ये जो कुछ दिख रहा है आपको, ये भूतपूर्व महाराणाओं का बना हुआ है। ये फतेह सागर भी पुराना बना हुआ है, पिछला भी पुराना बना है, स्वरूप सागर भी बना हुआ है। बड़ी बड़ी जो चीजें आपको नजर आ रही है, बड़े बड़े कॉलेज हैं, वो भी भूतपूर्व महाराणाओं द्वारा बना हुआ है। आजादी के बाद विकास तो हुआ है, पर वो विकास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। चलिए, यहाँ पे सर आप भी यहाँ पर व्यवसाय वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है उदयपुर में क्यों कमी रह गई है? मैंने उदयपुर में मेवाड़ की अनूठी संस्कृति पर किताब लिखी है। इसमें 1-2 कोटेशन बताऊं आपको। किंग जॉर्ज VIII ऑफ इंग्लैंड कहता है, पीपल से उदयपुर इज कंपैटिबल टू हेवन, ने हेवन इज नॉट एट पार विथ उदयपुर। दूसरी ओर कर्नल जेम्स टोड कहता है, उदयपुर इज मोस्ट रोमांटिक स्पॉट ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। एलिजाबेथ क्वीन ऑफ इंग्लैंड कहती है, उदयपुर इज ए ब्लू एंड क्रीमी ब्यूटी इज ब्रेथ टेकिंग। उदयपुर ये सारी बातें जो हैं, ये तब कही गई जो अब इतिहास में दर्ज हो गई हैं। हाँ। क्या अब भी वो स्थिति है? अब भी वही पहचान है? अब भी इसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसको गिनना चाहिए और इसको वास्तव में अजमेर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। जी। उदयपुर झीलों की नगरी और यही इसकी यूएसपी है। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि उदयपुर के 2 महत्वपूर्ण बिंदु, झीलें और पहाड़, यदि ये 2 नहीं बचेंगे तो यहाँ ठीक है टूरिज्म नाम का रह जाएगा। ये झीलें एक जैसे आज वूलर लेक की स्थिति बनी कि 254 किलोमीटर से घटकर 45 वर्ग किलोमीटर में रह गई और उसका बदलाव ये हुआ कि बाढ़ कश्मीर में आई। तो वो स्थिति उदयपुर की न बने, इसके लिए हमको इन पहाड़ों को भी बचाना होगा और इन झीलों का संरक्षण जो अपन केवल सुपरफिशियल कर रहे हैं बाहर की ओर, उसको रोक के और इसकी झीलों की जो कैपेसिटी है उसको और डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं अगर ये 2 चीजें पर्यावरण की दृष्टि से हमने बचा ली तो उदयपुर का पर्यटन भी बचेगा और उदयपुर शहर की सुंदरता भी बची रहेगी। वरना रासायनिक कारखाने बनाएंगे, इंडस्ट्री डेवलप करते रहेंगे और बड़ी बड़ी होटलें खड़ी करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि उदयपुर का इससे कोई बहुत ज्यादा विकास हो। उदयपुर की पहचान जो है वो, जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि पहाड़ों को बचाना है, झीलों को बचाना है और प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो कहीं खोता जा रहा है। उदयपुर को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है और अगर हम इंसानों की व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे, उनकी मानसिकता को नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। उदयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, लेकिन मूलतः यहाँ की संस्कृति में जो लोगों का अपनापन है उसको अंगीकृत करने की आवश्यकता है और उनमें विश्वास डाल के परिवार को सशक्त करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो परिवार के लोगों में जो लोक संस्कृति के गुण है, धार्मिक धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है, वो उदयपुर की विशेष विशेषता है। तो प्रकृति और इन सबको जोड़कर उनके व्यक्तित्व विकास के लिए साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक उन्नयन हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और उदयपुर की आवाज को विश्व तक जो पहुंची हुई है
और उसको और सशक्त कर सकते हैं। उदयपुर की आवाज को और सशक्त करना है। मैम, आप भी यहाँ पर बहुत कुछ कर रही हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से उदयपुर ने अपनी पहचान राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो पूरा गर्व से कहते हैं। ये बात जरूरी है कि बहुत सारे डेवलपमेंट की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समय के अनुसार डेवलपमेंट होंगे ही और ऐसी हम आशा करते हैं। बिल्कुल। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि यहाँ जो सेवारत डॉक्टर्स हैं उनके रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद में पद भरी नहीं गई। इवन की प्रिंसिपल की पोस्ट एक लंबे समय से खाली पड़ी है और बड़े बड़े एक्सपीरियंस हैं जो डॉक्टर्स हैं जिन्हें सेवाएं दी, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद नए नहीं आने की वजह से सारी व्यवस्था चरमरा रही है। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से वहां तक सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि समय रहते हुए इस हॉस्पिटल की स्थिति को ठीक समझाएं, क्योंकि अस्पताल में तमाम पद भरे जाने चाहिए। यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे थे कि वो महाराणा भूपाल अस्पताल किसी न किसी वजह से कभी गए हैं और वहां की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक फॉरवर्ड। As we enter the corporate world, we do not have much room for creativity. Be aware of yourself. मैं एक कंपनी स्टार्ट करूँ, सो मिनिमम फंड लाइक मेरे पास नहीं है। पैसों की वजह से कोई अच्छा आइडिया किल नहीं होता। जरा सा भी इंसान दिमाग थोड़ा सा हटके सोचता है, लोग उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। आप उनसे डरिए मत, उनसे दबिए मत। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन नहीं मिलता। वही एक कारण है कि ये शो का जन्म हुआ। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। घर से निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे ट्रिप चाहे कितनी ही छोटी हो। कर्नल साहब का स्टॉक हमेशा साथ चलता है और मदुराई का रास्ता बताता है कि साडा गुरप्रीत तमिल भी बोल लेता है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। डिश टीवी लगा दिया है, अब मैं चल। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो ना यार, एक कप और चाय पीजिए ना। चिरंजी वाली बड़ी जबरदस्त चाय। मुझे लेट हो रहा है सर। सर मुझे और डिश टीवी भी लगाने हैं। ऐसे कैसे जाएंगे आप? चाय तो खत्म कीजिए। ये लो, नया टीवी भी आ गया। चलो चलो, बहुत हो गई चाय। देखा, डिश इंस्टा केयर सर्विस 12 आवर इंस्टॉलेशन गारंटी ओनली। नया टीवी इंस्टॉल होने से पहले डिश टीवी इंस्टॉल हो गया। सब पर डिश सवार। लड़ाई वही, लेकिन ताकत नहीं। जी मरुधरा जल्द आ रहा है नए अंदाज में। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। बात सिर्फ खबर की नहीं, ये बात है तजुर्बे की। 1.5 दशक का सफर, हर खबर पर नजर। खबरों की इस भीड़ में एक होती है बड़ी खबर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ, सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक है आरवे न्यूट्रीगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट, और धानुका ग्रुप, हम सपने सच करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी आवाज में, और हम तमाम समस्याओं पर तो बात कर ही रहे थे। यहाँ सर कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे बात करते हैं। उदयपुर का ये दुर्भाग्य रहा है, 2 शब्दों में मैं कह सकता हूँ, राजनीतिक पक्षपात और प्रशासनिक उपेक्षा। जी, कोई भी सरकारें रही हो, किसी भी पार्टी की, किसी ने मेवाड़ के साथ ज्यादा भेदभाव किया। यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंच नहीं बनी है। यहाँ पर जो अमान परिवर्तन होना चाहिए यूनिगेज का, उदयपुर से अहमदाबाद, उदयपुर से मावली होकर मारवाड़ जंक्शन, उसका काम नहीं हुआ है। पासपोर्ट का ऑफिस उदयपुर से छीन कर सीकर में भेज दिया गया है। और उदयपुर की समस्या का जो हल मुझे लगता है वही है कि मेवाड़ एक अलग राज्य बने, स्वतंत्र राज्य बने। चलिए, एक नए राज्य की मांग यहाँ पर उठ रही है कि मेवाड़ एक अलग राज्य बनना चाहिए।
महाराणा उदय सिंह की पावन नगरी है यहाँ। स्वागत है आपका झीलों की नगरी में यहाँ। देखो अपने चारों ओर पानी की चहल पहल है यहाँ। चिलचिलाती धूप में भी मस्त वादियां और इठलाती हवा है यहाँ। पूरब का वेनिस है ये, महाराणा प्रताप का दिल है यहाँ। रानी पद्मिनी और मीराबाई की जान है यहाँ। एक त्याग की भावना है यहाँ। एक संदेश वहाँ आया है दूर से कि दुनिया के नक्शे में चमकता उदयपुर है मेरा। मेरे दिल की आवाज है यहाँ। कीचड़ में जो फूल खिले वही फूल है यहाँ। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता है। उदयपुर की पहचान को बयां करती है ये कविता और निश्चित तौर पर तालियों के साथ उनका स्वागत भी करना चाहिए। एक स्टूडेंट के तौर पर आप उदयपुर में क्या देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि चुनावी एजेंडे में जो दूसरी जो सरकारी पार्टियां हैं जो वादे रखती हैं अपने उदयपुर के लिए कि हम ये करेंगे वो, अगर वो चीजें पूरी कर दी जाएं तो उदयपुर में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार के डेवलपमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि उदयपुर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह सुसंजित है। और जिस तरह से क्या कौन से वादे, जैसे आपको कुछ याद हो कि इन जनप्रतिनिधियों ने कुछ वादे किए हो जो पूरे नहीं हुए? जैसे ओवरब्रिज की समस्या है उदयपुर में, ऐसी बहुत सी कई सी समस्याएं हैं जो उदयपुर में पार्टियां रखती हैं और पूरे नहीं कर पाती, और चुनाव आते ही ये सामने आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। चलिए, कुछ वादे हैं जो पूरे नहीं। जी बताएं। हम झील किनारे बैठे हैं। सबसे पहले तो हमको झील संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए कुछ कठोर से कठोर कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे हमारी झीलें सुरक्षित रह सके। जल के बिना तो कुछ नहीं है, जल है, पहाड़ है तो हम सब हैं, तो इनके लिए कुछ कठोर कानून बनाने चाहिए कि ये बिल्कुल हो ही ना। क्या जल को बचाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है? इसे तो प्रकृति ने दे दिया है, इतनी सारी झीलें मिली है। जल को बचाने के लिए हमारे क्या उदयपुर मानसी वाकल जो बहुत बड़ी योजना है, उससे पहले पानी जो लाया जा रहा है जी, तो झीलें तो सब बड़े बराबर आपकी भरी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी। वो पानी हमारा झाड़ों से लाया जा रहा है और ये आकोड़ा डैम से डायरेक्ट पानी रनिंग होता हुआ अपने उदयपुर में आ रहा है, इसलिए आज जिलों इतने बढ़ने का ये अपने को मौका मिला है। सबसे बड़ा पानी हमारा वहां से आ रहा है झाड़ोल तहसील से, जो हमने गुजरात जा रहा था उसको रोक करके डाइवर्ट करके इधर उदयपुर लाए हैं। उदयपुर की लाइफ लाइन है झीलें, और झीलों का रखरखाव किस प्रकार से हो, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजना भी आई है, NLCP की योजना आई है, उसमें जो काम हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो कार्य इसके कैचमेंट एरिया में जिस प्रकार से अतिक्रमण और जो अंधाधुंध पहाड़ों की कटाई, वनों का नाश, ये जो हो रहा है, इसको सबसे पहले बचाने का। ज्यादा लोगों ने ट्रैफिक को लेकर बात की है कि ट्रैफिक की समस्या भी यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए भी शहर के अंदर नगर निगम, UIT और जिला प्रशासन इस क्षेत्र में काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो एक बार इसका अस्थायी रूप से इसका समाधान हो सकता है। कुछ सड़कों को खोला है, नई सड़कें बनी है, और जो एलिवेटेड रोड वाली बात आ रही है वहां पर क्योंकि सड़क की चौड़ाई कम है, वो एक व्यवहारिक कठिनाई सामने आ रही है। मेरा मानना है जिस प्रकार की सोच आम लोगों की यहाँ पर बनी है और भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ और योजनाएं बनाकर उनको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ ट्रैफिक दृष्टि से मिलेगा। झीलों की नगरी और तमाम प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो गई, लेकिन ट्रैफिक को लेकर जब बात हो रही है तो अब भी लोग कहते हैं यहाँ फ्लाईओवर्स की कमी है, एलिवेटेड रोड की कमी है। तो क्या आपके जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे, ऐसा है? ऐसा नहीं है अभिषेक जी, यहाँ पर बहुत जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। अभी जैसा कि हमारी सरकार ने बोला, डिजिटल सिटी, स्मार्ट सिटी के लिए भी यहाँ पर काम चल रहा है। और जो लोग हमारे यहाँ पर उदयपुर में आते हैं वो झीलों के लिए, एक टूरिज्म आता है और एक मार्बल के लिए ज्यादातर लोग आते हैं। तो उसके लिए हमारा उदयपुर शहर में काफी काम हो रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि काफी सारा ट्रैफिक बढ़ गया है और अभी ओवर ब्रिजेस के लिए भी काफी सरकार काम कर रही है और बजट भी यहाँ पर पास हुए हैं। तो जल्दी मेरे ख्याल में इतना जो उदयपुर पहले था और आज है उसमें बहुत फर्क है, बहुत चेंजेस आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अब होटल को भी इंडस्ट्री का उन्होंने दर्जा दे दिया है। और हमारे को बस सबसे पहले चारों तरफ हमारे को अट्रैक्शन के लिए हर उदयपुर के किनारे पर हमें अपनी संस्कृति का एक गेट होने चाहिए, ताकि टूरिस्ट को आने के लिए या मार्बल व्यवसायियों को आने के लिए यहाँ पर अच्छा अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तक खींचने के लिए कुछ चाहिए। जी बताइए। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर में अभी नहीं है, जो पहले हुआ करता था, तो वापिस आना चाहिए उदयपुर में, इसके लिए कुछ करें। पासपोर्ट कार्यालय की यहाँ जरूरत है। सर, कुछ और जो बातें आई हैं उस पर आपका जवाब। पासपोर्ट कार्यालय की कमी मतलब यहाँ नहीं है, वो लोग कह रहे हैं। सड़कों में अब भी यहाँ पर समस्या है, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर्स। देखो, पासपोर्ट कार्यालय निश्चित तौर पे यहाँ से उदयपुर से जोधपुर जोगलाल जाते हैं तो परेशानी तो होती है, परंतु मैं जब सांसद था उसमें हमारे मिनिस्टर से काफी इस पर चर्चा भी हुई और उनका ये कहना था कि यहाँ पासपोर्ट ऑफिस तो स्थापित नहीं कर सकते, परंतु एक
सेंटर हो जाए, ताकि यही फॉर्म लेके यही वेरिफिकेशन होके यहाँ पासपोर्ट बल्ली जोधपुर से बन के आ जाए, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। निश्चित तौर पे अभी नई सरकार आई है, वो भी इस पे कुछ ध्यान देगी और करेगी। अच्छा, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो भोपाल अस्पताल में कभी गए हो, किसी वजह से जाना पड़ा है। मैम बताइए प्लीज। सच्चाई तो ये है कि पदों पे डॉक्टर्स को लगना बहुत आवश्यक है। सुविधाएं सब तरह की हैं उपलब्ध, और नहीं है तो हो सकती हैं, बट आज की तारीख में अगर हम चिकित्सा क्षेत्र के पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से बात करें तो बेहतरीन व्यवस्था की जा सकती है। मैम, जहां तक चिकित्सा व्यवस्था की है, प्राइवेट सेक्टर में इतने हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, पेशेंट ज्यादा वहां जा रहे हैं, गरीब तबके के लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो बताई गई वो सारी बातें हैं, लेकिन मूलतया जो कार्यकर्ता है उनकी इच्छा शक्ति की बात है। इतने एनजीओज काम कर रहे हैं, लेकिन एनजीओज भी वहां जाते हैं, लेकिन मन से काम करके नहीं आते। तो मेरा ये कहना है कि अगर उदयपुर को वास्तव में अपनत्व देना चाहते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि हर कर्मचारी, हर डॉक्टर, हर व्यक्ति अपने आप को सशक्त करें और देश के प्रति एक सद्भावना रखते हुए कार्य करें। और कौन लोग हैं जो अस्पताल को लेकर? जी, मैं उदयपुर शहर के विद्यार्थियों के, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उदयपुर शहर को अति आवश्यक है सिटी बसेस का संचालन होना। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके है और उसको भी बेहतर किया जा सकता है टूरिस्ट के नजरिए से। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मुद्दा है। और एक अभी लेटेस्ट उठा है, क्योंकि उदयपुर शहर इतना खूबसूरत है, सिटी को डेवलप करने की जहां तक बात है, तो ये 3 मुद्दे मेरे जहन में और आए थे जो हमारे को लगता है कि उदयपुर शहर के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। जो कमियां हैं उन्हें तो बहुत मुखरता से उजागर करती है, देखिए अब ये नहीं हो रहा है, देखिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हो उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? व्यवस्था के अंदर जैसे सत्ता है, तो सत्ता और जनता ये दोनों मिलकर के जब तक समानांतर रूप से काम नहीं करेंगे, नीतियों का कार्यान्वयन सही तरीके से हो, ये जागरूकता जनता में चाहिए, और नीतियां सही बने इसका फैसला सत्ता में बैठे लोग करें। यदि ये दोनों सही चलेंगे तो विकास के सारे चरण पूरे होंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये बात भी बहुत अच्छी कही गई है कि सिर्फ खामियों को गिनाने से काम नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी खूबियां भी हैं जो किसी शहर की पहचान होती हैं, और निश्चित तौर पर सिर्फ जनप्रतिनिधियों की ही नहीं, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कितना सहयोग करते हैं विकास को लेकर। वो क्या खुद उतने जागरूक हैं जितनी वो उम्मीद दूसरे से करते हैं? एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारा ये सफर जारी है। As we enter the corporate world, we do not have much room for creativity. Be aware of yourself. मैं एक कंपनी स्टार्ट करूं, सो मिनिमम फंड लाइक मेरे पास नहीं है। पैसों की वजह से कोई अच्छा आइडिया किल नहीं होता। जरा सा भी इंसान दिमाग थोड़ा सा हटके सोचता है, लोग उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। आप उनसे डरिए मत, उनसे दबिए मत। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन नहीं मिलता, वही एक कारण है कि ये शो का जन्म हुआ। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? एकदम। TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। दीजिए चेहरे को फ्रूट वॉश विद जॉय स्किन फ्रूट्स। इसके नेचुरल फ्रूट एचेस डीप क्लीन करे कोमलता से और आपको दे हेल्दी सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन। सिर्फ फेस वॉश नहीं, ये है फ्रूट वॉश। जी मरुधरा जल्द आ रहा है नए अंदाज में। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे। यस यस
यस यस, आप जी मरुद्रा के साथ सब जीतेंगे। जी मरुद्रा 24 घंटे का न्यूज चैनल लेकर आया है देखो और जीतो कॉन्टेस्ट। हर घंटे जीतिए 1000 रुपए के इनाम और हर रोज 5000 रुपए नकद। बस जी मरुद्रा देखो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक और आसान से सवालों के आंसर दो। देखो और जीतो कॉन्टेस्ट इन एसोसिएशन विद जॉय कॉस्मेटिक्स। नियम और शर्तें लागू। वक्त से पहले वक्त को जाने तफ्तीश। और इस बीच आपको ये बताते चलें कि जी मरुद्रा आपके लिए लाया है देखो जीतो कॉन्टेस्ट। अब आप खबरें देखते हुए हर घंटे जीत सकते हैं 1000 रुपए के इनाम, 5000 रुपए कैश। आपको करना बस इतना सा है कि हर घंटे पूछे जाने वाले एक आसान से सवाल का जवाब दें। हमारा इस घंटे का सवाल है कि जी मरुद्रा पर आने वाले टॉक शो का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला मनी मंत्रा, दूसरा आपकी आवाज या फिर तीसरा दिन भर। जवाब के लिए अपने BSNL मोबाइल नंबर से 123575 यानी कि 12555575 डायल करें। अपना ऑप्शन 1, 2 या 3 दबाएं। अगर आपके पास दूसरा कोई कनेक्शन है तो अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें डीजे, इसके बाद स्पेस देकर अपना ऑप्शन A, B या C टाइप करें, भेज दें 57575 यानी कि 57575 पर। अब बारी है पिछले घंटे के सही जवाब और उसके विजेता का नाम आपको बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे पूछा था कि दक्षिण कोरिया में कौन से गेम्स चल रहे हैं। सही जवाब है इसका एशियाड, ऑप्शन नंबर 1। हमें मिले सही जवाबों में से इस घंटे के 1000 रुपए के इनामों के लकी विजेता हैं नसीराबाद से मीनाक्षी शर्मा और अजमेर से ओम प्रकाश। इन्हें मिल रहे हैं जॉय स्किन फ्रूट्स की तरफ से 1000 रुपए के इनाम। जी मरुद्रा देखते रहे, हजारों के इनाम जीतते रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं आपकी आवाज, जिसमें हम उदयपुर में मौजूद हैं और उदयपुर में जिस जगह पर मौजूद हैं वो है फतेह सागर झील के ठीक सामने, ठीक बगल में। आप पीछे देख रहे होंगे ये उदयपुर की खूबसूरती को बयां करने वाला जो इलाका है, जो जगह है, वहां पर हम बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को लेकर एक शिकायत आ रही है कि तमाम पार्टियां तो रही लेकिन उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया जो उदयपुर को वाकई वो पहचान दिला सके जिसकी उम्मीद कर रहे थे लोग। वास्तव में उदयपुर शहर जिलों की नगरी एक सुंदर शहर है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है जी। और सबने मतलब जो भी पार्टियां आई काम तो किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है, काम अच्छा काम किया है। परंतु मेरा एक आपकी आवाज के मार्फत ये कहना है कि एक तो यहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। जो उदयपुर का स्टेडियम है बहुत छोटा है, आबादी का विस्तार हो गया है, तो एक बहुत बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। उसके बाद में जो अभी जो पहाड़, जो उदयपुर के आसपास में पहाड़ है जिसमें जंगल करना किसको चाहिए, विधायक से लेकर सांसद से लेकर राज्य सरकार से लेकर दिल्ली सरकार सभी सरकार को करना चाहिए ध्यान देकर, क्योंकि उदयपुर एक मानचित्र पे एक अच्छी पर्यटन नगरी है और यहाँ विश्व के सभी पर्यटन यहाँ आते हैं। दूसरा मेरा ये कहना था कि यहाँ पर्यटन नगरी होने की वजह से बाहर से पर्यटन आते हैं, तो यहाँ जो आधारभूत सुविधा है, खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह है, ये देर तक खुले रहने चाहिए जिससे हम लोगों को सुविधा मिले। अगर मैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं सब लोग एक साथ बताइए कि क्या आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट हैं? बहुत धीमी आवाज आई। देखिए सर, नहीं, क्या समस्या है? जो चुनावी वादे जो किए जाते हैं चुनाव के समय, मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं मैं कि चुनावी समय जो वादे किए जाते हैं वो आज तक कभी पूरे नहीं हुए। जैसे पासपोर्ट कार्यालय जो पिछली सरकार थी उनके चुनावी एजेंडे में ये था। सर कह रहे हैं कि उसके लिए बात करेंगे। वो कितने ही सालों से बात ही चल रही है, आज तक कभी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। जी सर, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की तैराक हूँ जी, राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ जी, और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ, बचपन से यही हूँ, ये मेरा शहर है। और ये जो फतेह सागर झील आप देख रहे हैं पीछे, इसी में 8-8 घंटे प्रैक्टिस करके मैंने विश्व स्तर के रिकॉर्ड बनाए हैं और आगे भी मैं एंटार्क्टिका में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रही हूँ जनवरी में। मैं यहाँ बैठे हर जनप्रतिनिधि से और जितने लोग यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज राष्ट्रपति से सम्मानित होने के बाद मैं प्रदेश की पहली लड़की हूं जिसको एडवेंचर स्पोर्ट्स में राष्ट्रपति से टेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार मिला है, जो कि अर्जुन पुरस्कार के बराबर है। नहीं, इसके लिए तो वाकई तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। भाई आप अब बताएं कि क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसे टैलेंट जो है उनकी कद्र होती है? सर, पर्सनल लेवल पर मैं आपको बताती हूँ कि आज जो एंटार्क्टिका वाला मेरा स्विम है, वो स्विम जब हो जाएगा, देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में मैं सबसे छोटी तैराक होंगी एंटार्क्टिका में 2.5 किलोमीटर तैरने वाली। वो उदयपुर शहर के लिए कितनी बड़ी बात होगी वो यहाँ बैठा हर व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन आज जब मैं उस
प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सरशिप या सपोर्ट की बात करने के लिए जाती हूँ, जब सीएम साहब यहाँ पर आई थी मैडम, तो उनसे पर्सनली मिलने के लिए हमें 3 दिन और 9 घंटे चक्कर लगाने पड़े आगे पीछे अपना प्रोजेक्ट उनके सामने रखने के लिए। यहाँ का कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आया ये बोलने के लिए कि ये जो बच्ची है उदयपुर का नाम करने जा रही है। सर, क्या होता है कि हम बहुत मेन चीज भूल जाते हैं कि कोई भी शहर इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता नहीं है, वहाँ के लोगों से बनता है। अगर आप यहाँ पे 10 स्टेडियम खड़े कर देंगे और स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ियों को अगर आप प्रोत्साहन नहीं देंगे तो उन स्टेडियम का क्या करेंगे आप? इस पर जवाब जरूर लेते हैं। ये सर वाकई बहुत शर्मनाक बात है। मतलब ऐसी स्थिति है कि आपकी पार्टी का शासन आपके मुख्यमंत्री तक की बात चली गई। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री आपके जो सरकार आपके द्वार आई थी तो गाँव में उनका विजिट था, तो हर गांव में जा रहे थे, तो इस वजह से इनको समय नहीं मिल पाया होगा। और जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको अगर इन्होंने पहले बताया होता, क्योंकि उनका पूरा प्रोग्राम जैसे सरकार आपके द्वार आई थी तो गाँव में उनका विजिट था, तो हर गांव में जा रहे थे, तो इस वजह से इनको समय नहीं मिल पाया होगा। और जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको अगर इन्होंने पहले बताया होता, क्योंकि उनका पूरा प्रोग्राम पहले से तय था, अगर ये हमारे को भी अगर बताते हैं तो हम समय लेके समय से इनको मिला देते। ऐसे यानी जनप्रतिनिधि जो है वो कार्यक्रम के मुताबिक चलेंगे, उनको आम लोगों से कोई लेना देना वास्ता नहीं है। कहीं संवाद की कमी रही है, और ऐसा है कि भक्ति जी को भी और वर्तमान में अपूर्वी चंदेला जिन्हें राष्ट्रीय मंडलीय खेलों में पुरस्कार प्राप्त किया है, यहाँ की नगर परिषद में 1 लाख रुपए देकर के सम्मानित किया है। यहाँ के नगर परिषद अपने दैनिक कार्य के अलावा भी अनेक काम में और विशेषकर खेलों में जो भी पुरस्कार प्राप्त करते हैं और शिक्षा में रहते हैं उनको पुरस्कृत करती है, मोटिवेट करती है। अगर ये कोई समन्वय होता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी मिलती है और उनसे बातचीत करते। इनका किससे संपर्क नहीं हो पाया होगा जो उन्हें ले सके, बाकी आराम से मुख्यमंत्री जी मिली है। लेकिन ये वाकई एक बहुत शर्मनाक पहलू है कि कुछ हजार रुपए या कुछ लाख रुपए देके हमने देखा है कि हादसे के पीड़ितों को दे दिया जाता है, या किसी खिलाड़ी को सम्मानित कर देने से क्या उसकी पूरी जिंदगी भर की व्यवस्था हो जाती है। जी मैम, मैं भक्ति की मदर कम कोच भी हूँ। जब ये इसका नाम हो जाता है, पेपरों में आ जाता है, मेडल्स मिलते हैं, तब हवाई मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं, लेकिन जब सपोर्ट देने की बात आती है, आज जब सब बात कर रहे हैं कि हमारे पास आते हैं, हम सबके पास गए हैं। 3 दिन बोले राजसमंद में, हम राजसमंद भाग रहे हैं। मैं किसी नेताओं का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, हम मिले हैं उनसे, हम मिलवाते हैं, आ जाओ। 9 घंटे, कैन यू बिलीव कि उधर जो होटल में जहाँ मैडम ठहरी थी 9 घंटे ये लोग बैठे हैं वहां पे, और 2 मिनट की झलक में इसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया है। उसके बाद हमारा कोई टच नहीं है। हम आज भी मिलना चाहे मैडम से, उसमेरा मैडम से, हम आज भी नहीं मिल पा रहे हैं। और जनवरी में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रही, जैसे इसने बताया कि ये इतना रिस्की है कि इसकी आज जो स्थिति है डू एंड डाई वाली है। इसने बोल दिया मुझे पता है कि मुझे कुछ भी सकता है, मैं जिंदा नहीं भी वापस आऊंगी, लेकिन मुझे ये करना है। ये यूथ के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। इस पर कुछ अगर कहना चाहें। जी, जैसा कि बताया बहन ने कि वो इतना बड़ा काम करने जा रही है, वो एक घर की बेटी नहीं है, वो पूरे उदयपुर की बेटी है। तो इसके लिए जो हमारे पास में जो झील प्रेमी है आदरणीय सुराना साहब, या एनजीओज में जो काम करने वाले भी काफी लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, उन सभी का सहयोग लेके कुछ उनको प्रोत्साहन देके इस विषय में उनको कुछ करना चाहिए। जनप्रतिनिधि, जैसे अभी हमने देखा कि जनप्रतिनिधि खुद शिकायत कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है, वो नहीं है। तो उनकी 5 साल का उन्होंने कार्यकाल सरकार का खत्म किया, उसमें उन्होंने क्या किया? तो जनप्रतिनिधि अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और वो शिकायत कर रहे हैं तो हमारे लिए तो सबसे शर्मनाक बात है। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम फिर सीखेंगे क्या उनसे? चलिए, यहाँ और कोई हो जो खुद इस मामले में कुछ कर सके, इनके लिए जैसे मदद की बात हो रही है मैम। बिल्कुल, उदयपुर के भक्ति के लिए, स्पेशली भक्ति को मैं बहुत बचपन से जानती हूँ, और उसके लिए हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम लोग सब करेंगे। लेकिन सरकार का सही है कि यहाँ के खिलाड़ियों का, इवन उदयपुर के नहीं पूरे इंडिया के खिलाड़ियों का ये दुर्भाग्य है कि उनको बाद में कोई नहीं पूछता है। उनकी माली स्थिति भी इतनी खराब होती है कि वो बेचारे खाने को तरस जाते हैं और रह नहीं पाते। उनके परिवार एक अवार्ड को देख के ही जिंदा रहता है, बाकी उनको कुछ। ये वो देश है जहाँ हम क्रिकेट को कहते हैं कि क्रिकेट एक धर्म की तरह माना जाता है, क्रिकेट एक भक्ति के तौर पर माना जाता है, लेकिन हकीकत में जो भक्ति है उनकी स्थिति क्या है ये अभी हम देख रहे हैं। सर, स्पोर्ट्स से मेरा काफी बरसों पुराना, मैं तो नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैंपियनशिप कई जगह पार्टिसिपेट किया। एथेंस ओलंपिक में भी गया हूँ, एशियन गेम्स में भी गया हूँ, दुनिया देखी है। भक्ति का त्याग वास्तव में कोई कम नहीं है, परंतु रियल जो अप्रोच होनी चाहिए, हो सकता है कि जिनके पास गए वहां निराशा मिली होगी। मैंने तो अभी उदयपुर की सुंदरता बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए उदयपुर के लोगों ने, यहाँ भामाशाह की धरती है, ये रानी रोड पे आप स्कल्पचर देखेंगे, वर्ल्ड के बिगेस्ट सिंपोजियम कराया मैंने, लोगों ने 5 करोड़ रुपया दे दिया। तो अगर भक्ति मेरे पास आएगी, इसको डेफिनेट आज ही मैं शाम को चेक दिला दूंगा। यहाँ मुझे लगता है
सर अगर इनकी जगह अगर किसी वो अगर सीएम या किसी जिलाधीश किसी की बेटी होती तो उनको अभी तक चेक मिल चुका होता। अगर उनकी जगह ये और किसी की बेटी तो उनको चेक मिल चुका होता। चलिए, यानी लोगों का ये कहना है कि अगर भक्ति शायद किसी ऐसे घर से ताल्लुक रखती होती है जिनकी अपनी एक पहचान होती और शायद बहुत बड़े लोग होते, तो शायद अब तक वो पहचान भी मिल गई होती, वो इनाम भी मिल गया होता और वो शाबाशी भी जो इनको मिलनी चाहिए थी वो भी शायद मिल गई होती। बहुत कुछ खेल से संबंधित सारी बातें हुई। मैं खास विशेष ध्यान आपको आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे ग्रामीण अंचल की बहनें, आदिवासी बहनें, आदिवासी तबका, ग्रामीण बहनें, इनके आत्मसम्मान के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए समय समय पर कार्य होते रहना चाहिए। अभी उन लोगों को अभी हम परिदृश्य में केवल फाइनेंशियल अट्रैक्शन के लिए लाते हैं, लेकिन उनको सशक्त करने के लिए ऐसे कार्यक्रम अभी भी कम ही हैं। उनकी ओर हमारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज की आवाज उनकी संस्कृति है, आज की आवाज उनका आयुर्वेदिक तंत्र जो है, उनका पहाड़ी क्षेत्र में रहने का जो मादा है, जिसके वहां से गुणीजन आते हैं, तो उन पुरानी मान्यताओं को, उस लोक संस्कृति को उनके माध्यम से हमें अग्रणी लाना चाहिए। ये भी हमारे उदयपुर की आवाज है। अपन ने उदयपुर डेवलपमेंट के लिए बहुत बातें कर रहे हैं। उदयपुर में मार्बल उद्योग के बारे में बताना चाहूंगा कि एक उदयपुर की एक धरोहर है, ये मार्बल सेंटर है। यह उदयपुर के चारों तरफ मार्बल ही मार्बल है और राज्य सरकार से इसको प्रोत्साहन चाहिए। हम यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उदयपुर में, ये एक गर्व की बात है हमारे लिए, उदयपुर के लिए। दूसरा, यहाँ हैंडीक्राफ्ट का भी काफी उद्योग पनप रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार से ये अपेक्षा है कि इसको जो कुछ सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले और कुछ और पॉइंट्स हैं जो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए चाहिए। हम लोग महानरेगा प्रोजेक्ट से काफी भर गए हैं, अब हमारे को श्रम की आवश्यकता इंडस्ट्री में जरूरत है। वो महानरेगा की लेबर को इंडस्ट्री में लगाएं, कैसे भी करके उसको एडजस्टमेंट करें। श्रम कानून बहुत से लचीले बने, ये छोटी इंडस्ट्री भी लागू नहीं हो, बड़ी इंडस्ट्री भी लागू हो, तो शायद स्थिति सुधरेगी। चलिए, यहाँ पर एक बात है कि उदयपुर की आवाज जो है वो धीरे धीरे थोड़ी उठ रही है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा कि उदयपुर के लोग जो हैं वो बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, लेकिन अब जब समस्याएं निकल कर आई तो सामने आई कि युवाओं को यहाँ पर जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, बिजनेसमैन को जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, अस्पताल में जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। शिक्षा को लेकर जरूर थोड़े से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि हाँ, शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं है। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपकी आवाज जारी है। बुलंद आवाज, नया मिजाज, जी मरुधरा चलता रहा है नए अंदाज में। पापा जी 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नया मसाला उन्हें पेट पर टापा कौन दिलवाएगा? असली मसाले सच सच MDH। डिश टीवी लगा दिया है, अब मैं चल। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो ना यार, एक कप और चाय पीजिए ना, चिरंजी वाली बड़ी जबरदस्त चाय। मुझे लेट हो रहा है सर। सर मुझे और डिश टीवी भी लगाने हैं। ऐसे कैसे जाएंगे आप? चाय तो खत्म कीजिए। ये लो, नया टीवी भी आ गया। चलो चलो, बहुत हो गई चाय। देखा, डिश इंस्टा केयर सर्विस 12 आवर इंस्टॉलेशन गारंटी ओनली। नया टीवी इंस्टॉल होने से पहले डिश टीवी इंस्टॉल हो गया, सब पर डिश सवार। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हेवी ड्यूटी, एक नई सोच। It gives me great pleasure on behalf of Tata Mutual Fund to invite you to the second edition of the Simply Finance Quiz. We had a great time last year and I request you all to join in and get more details by logging on to simplyfq.com. As we enter the corporate world, we do not have much room for creativity. Be aware of yourself. मैं एक कंपनी स्टार्ट करूं, सो मिनिमम फंड लाइक मेरे पास नहीं है। पैसों की वजह से कोई अच्छा आइडिया किल नहीं होता। जरा सा भी इंसान दिमाग थोड़ा सा हटके सोचता है, लोग उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। आप उनसे डरिए मत, उनसे दबिए मत। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन नहीं मिलता, वही एक कारण है कि ये शो का जन्म हुआ। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आखिर में हम जो फाइनल जो लोग स्टेटमेंट जो कमेंट्स देंगे उस पर बात करेंगे और आखिर में जनप्रतिनिधियों से हम उस पर जवाब लेंगे कि अगर उन्हें और मौका, जिन्हें मौका पहले मिला वो नहीं कर पाए, फिर उन्हें मौका मिलता है तो क्या करेंगे, और जिन्हें अभी जनता ने मौका दे रखा है वो क्या सोचते हैं उदयपुर के विकास को लेकर। फिलहाल लोगों से और बात कर लेते हैं। जी, उदयपुर में सुखड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जिसको नाग टीम द्वारा इस वर्ष ए ग्रेड से नवाजा गया है, जो संपूर्ण राजस्थान में किसी और विश्वविद्यालय को नहीं दिया गया। इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से हमारी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर करीब 3 लाख से ज्यादा संभाग के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। विश्वविद्यालय या फिर और भी युवाओं का या पूरे शहर का एक सबसे बड़ी जो इन दिनों मांग है वो ये कि शहर में पासपोर्ट कार्यालय शहर में होना चाहिए। ये मांग पहले भी ये मांग बराबर काफी समय से उठ रही है। दूसरी हाईकोर्ट बेंच हमारे यहाँ होनी चाहिए। ये दो आंदोलन या ये मांग काफी समय से उठती जा रही है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपने देखा होगा। चलिए, इसका जवाब भी हम लेते रह रहे हैं तुरंत। सर, हाईकोर्ट की बेंच की मांग और पासपोर्ट कार्यालय, इसको लेकर अभी आप लोग क्या अपनी तरफ से क्या पहल करें? मुझे 5 साल सांसद के रूप में यहाँ काम करने का अवसर मिला और प्रयास भी मैंने काफी किए। यहाँ के 2 बार वकीलों के डेपुटेशन भी ले जाके कंसल्टिंग मिनिस्टर से और बात कराई और उन्होंने भी जिस तरह से मिनिस्टर ने उनको वकीलों के प्रतिनिधि मंडल को कन्विंस किया, वो भी कन्विंस हुए। पूरे देश की प्रॉब्लम अलग तरह की बताई थी, पर फिर भी हमारी मांग जायज है और चल रही है। और दूसरा, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी यहाँ प्रबुद्ध साथी विराजे हुए हैं, उद्योगपति विराजे हुए, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम समस्याएं उठाते हैं, ये हमारा अच्छा है, धर्म भी है और कर्तव्य भी है, परंतु उसका निवारण कैसे हो? हम सिर्फ मात्र एक सरकार के भरोसे ही बैठे रहते। सरकार अपने हद में आने वाली चीज को निश्चित तौर पे पूरी करनी चाहिए और करना कर्तव्य है, परंतु एक मेरा हॉस्पिटल के बारे में एक सुझाव ये है, क्योंकि हमने भी शुरू किया था। 8 MLA हैं यहाँ, 1 MP है जी। 8 MLA अपने 2 करोड़ रुपया सालाना जो फंड मिलता है उसमें से 5 लाख रुपए MB हॉस्पिटल के लिए रिजर्व रखें हर साल। MP 10 लाख रुपए रिजर्व रखें और 50 लाख का फंड बनता है। उस 50 लाख के फंड से हम हॉस्पिटल के मेंटेनेंस, साफ सफाई, लिनेंस आपने किया था? आपने? हाँ, बिल्कुल किया था। अब इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। सर, बताएं कि यहाँ पर 2 मांगे जो उठी है हाईकोर्ट की बेंच को लेकर। हाईकोर्ट बेंच और पासपोर्ट ऑफिस कभी मेवाड़ में और उदयपुर में थे, अब किन कारणों से उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। हाईकोर्ट यहाँ से चली गई जोधपुर। जब भी कोई महत्या आती नहीं, उसके लिए प्रयास रहते हैं, निश्चित रूप से लाएंगे। और पासपोर्ट ऑफिस उदयपुर की महत्या आवश्यकता उसको भी लाएंगे, क्योंकि दोनों के साथ ऐसे वर्ग जुड़े हुए हैं जिसे आगे विकास के साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक विषय आप कहना चाहता हूँ, जो विषय जरूर कोई विवादास्पद भी किसी तरह होता है, पर मेरी व्यक्तिगत राय है, उदयपुर में आज सबसे बड़ी महत्व आवश्यकता है कि झील निषेध निर्माण क्षेत्र जो घोषित कर रखा है और उसके आधार पर यहाँ कई तरह के विकास रुके हुए हैं, उसके बारे में एक बार पुनः विचार होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को भी एक मत के होना चाहिए, क्योंकि जहाँ सभ्यता थी, जहाँ पानी था, वहीं सभ्यता आकर बसी। परंतु यहाँ छोटे स्तर पर काम को और सामान्य स्तर के काम को रोका गया। बड़ी चीजें जब आ जाती है तो लोगों के मन में दुख होता है। और जहाँ जिस तरह की यहाँ झीलों की व्यवस्था है उसके इर्द गिर्द नियमानुसार और प्रतिबंध लगते हुए निर्माण अवश्य होना चाहिए। चलिए, अपनी अपनी मांग बताएं कि और किसकी क्या मांग है, ताकि हम इस पर जवाब ले सकें। जी, उदयपुर की शान झीलें हैं, झीलें भरी रहेगी तो पर्यटक उदयपुर आएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि देवास 3rd फोर्ट योजना को पूरा कराया जाए, ताकि ये झीलें वर्ष भर भरी रहे। पिछले 2-3 साल से अच्छी बारिश हो रही है, पर बारिश नहीं हुई तो जब तक देवास 3rd फोर्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक झीलें नहीं भराएगी। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट तो बन गया है, पर अभी भी एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चल रही है, तो कम से कम इंटरनेशनल फ्लाइट तो चले। मैम बताइए। फाइनल कमेंट में मेरे को लगता है उदयपुर में सख्त जरूरत है एक बहुत अच्छे ऑडिटोरियम की। जिस तरह से यहाँ पे कला प्रेमी लोग बसते हैं, इतने आर्टिस्ट यहाँ उदयपुर में आते हैं। आप सिने सिटी की भी बात हो रही है, यहाँ एक अच्छे ऑडिटोरियम की बहुत बड़ी कमी है। और टूरिस्ट भी आसपास के शहरों का, गुजरात का भी आता है। आप लोग सर गौर करिएगा, जो डिमांड उठ रही है उस पर हम जवाब आप लोगों से लेंगे। कला संस्कृति के लिए ये शहर बहुत पहचाना जाता है। तो सर, एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ की एक तो लोक कला जो है, नृत्य, ये थोड़ा सा लुप्त होता जा रहा है, तो उसको और हमें बढ़ावा देना चाहिए, उन कलाकारों को बढ़ावा देना चाहिए। और बाकी हमने पर्यटन के बारे में, यहाँ के खिलाड़ियों के बारे में
और लोक कलाकारों के बारे में, इन सबको हम लोग बढ़ावा दें और हमारे राज्य की तरफ से, हमारे प्रदेश की तरफ से उनको सहयोग मिलना चाहिए। झील निषेध क्षेत्र का मामला निश्चित रूप में हम एक गरीब व्यक्ति एक कमरा नहीं बना सकता है और बड़े बड़ी होटलों का निर्माण हो रहा है, तो होटलों का निर्माण भी हो, विकास की गति नहीं रुकनी चाहिए, परंतु छोटा गरीब आदमी का जो 40 साल पहले यूआईटी का अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से जो प्लॉट लिया, उसके बेटे के घर में शादी हुई तो क्या अपने बाप के कमरे में सोएगा वो? इस तरह से अन्याय क्या है? और ये वास्तव में हमारे सरकार अभी इस मामले में नगर परिषद गई है और सारी जनता और सारे पॉलिटिकल पार्टी साथ है इस मामले में। आज लक्ष्मीविलास पैलेस ये 7 करोड़ में बिका, 700 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसके अलावा उसमें निर्माण चल रहा है, बाकी के छोटे छोटे मकान भी बन सकते हैं और तोड़ दिए जाते हैं। ये डबल पैरामीटर नहीं चलना चाहिए। झीलों के किनारे सवेरे सवेरे आप देखो, आप जाके कल रुकना, आप कितने बच्चे गंदगी करते हैं, कितनी सिगरेटें पीते हैं, कितने मछुआरे मच्छी पकड़ते हैं। कानून सख्त होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए, एनफोर्समेंट होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। ट्रैफिक के जो डिमांड है हाईकोर्ट की बेंच की डिमांड है, पासपोर्ट कार्यालय की डिमांड है, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवेलेटेड रोड की आवश्यकता है, इसको बनाई जाए। दूसरा ये है कि ये शहर जितना खूबसूरत है, जहाँ आजू बाजू में जो कॉलोनियां बनी हुई है, अभी भाई सुराला जी ने जो कहा है, सीवरेज सिस्टम यहाँ लागू है। निर्माण निषेध क्षेत्र उस जमाने में बना कानून जब सीवरेज सिस्टम लागू नहीं था। अब सीवरेज सिस्टम लागू हो जाने के बाद में इसको निर्माण निषेध क्षेत्र के कानून की आवश्यकता नहीं है, इसको खत्म करके संशोधन करना चाहिए, क्योंकि सीवरेज लाइनें डाल दी है। वेस्ट वाटर जो घरों का निकलता है वो पाइप के जरिए उस पर कनेक्शन हो जाएगा तो तालाब गंदे नहीं रहेंगे। नदियां तालाब के किनारे बस्तियां बस्ती है और अप्रूव्ड प्लान है। जैसे कोई परिवार बढ़ गया तो एक कमरा उसको बनाना चाहे तो वो बना नहीं सकता, और ऊपर से बड़ी बड़ी होटलें बनाने के लिए फरमान आ जाते थे। एक राज्य में 2 कानून नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी मतलब जितने भी है एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, आज जनता की इन्होंने वास्तव में अगर काम आदिवासियों के लिए किया होता तो आज अपने को आदिवासियों के लिए दिन नहीं देखने पड़ते। दूसरी बात, प्रत्येक तहसील के अंदर अगर आदिवासी क्षेत्र के अंदर अगर उद्योग धंधे लगा दिए हो जाते और सभी अगर 10 ही पंचायत समिति में उद्योग धंधे लग जाते और आदिवासी वहाँ पे भाई लोग हमारे अगर काम करते तो आज हमारे वहाँ से यहाँ पे पलायन होने के और गुजरात पलायन होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अपन वोट मांगने के लिए जाते हैं वैसे वैसे लोगों के दुख दर्द में भी घर घर वापस जीतने के बाद में जाना चाहिए, जब उनका उद्धार होगा। उदयपुर जो पर्यटन नगरी है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए मेरी एक डिमांड ये है कि उदयपुर को जैसमन जो विश्व प्रसिद्ध झील है, मीठी झील, उससे जोड़कर जो महाराणा प्रताप स्मारक है चावंड, उससे जोड़ा जाए और आसपास की जो अरावली की पहाड़ियां उनको हरी भरी कर दी जाए तो एक अच्छा स्थान बनेगा ये। चलिए, बिल्कुल टूरिज्म की दृष्टि से बहुत फ्रूटफुल है और यहाँ हमारा मेवाड़ सीधे तौर पर बात करते हैं ना सर, सीधे तौर पर ऑडिटोरियम की डिमांड है, एयरपोर्ट की डिमांड है, पासपोर्ट कार्यालय की डिमांड है, हाईकोर्ट बेंच की डिमांड है कि मेवाड़ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसके तहत ये सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं। जैसमन हो, हल्दी घाटी हो, चाहे महाराणा प्रताप की कर्मस्थली चावंड हो, ये सारे मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के माध्यम से जुड़ने चाहिए, काम पूरे होने चाहिए और उसका प्रयास जो है ये मेवाड़ हाईकोर्ट के बेंच के वो निश्चित तौर पे कैंप कोड लगे फिर भी होना चाहिए ताकि यहाँ के बाहुल्य ट्राइबल बाहुल्य है इसको सस्ता न्याय मिल सके। दूसरा, एक मैं आपके माध्यम से बड़ी समस्या का निवारण हमारे आम उद्योगपतियों के माध्यम से हो सकता है, वो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ मेवाड़ प्रताप गौरव के नाम से एक ट्रस्ट बना है जो 100 करोड़ रुपए करीब खर्च करके और एक महाराणा प्रताप के नाम से अच्छा उनके स्टेच्यू बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो अगर 100 करोड़ वहां खर्च करते हैं तो 1-2 करोड़ अगर स्पेयर में रखें और ये भक्ति शर्मा जैसे कई हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं, इनको अगर हम मदद करें तो ये अपने जीवन में प्रयास बढ़ने के साथ साथ हमारा क्षेत्र को भी गौरवान्वित कर सकते हैं। अच्छी बात कही आदरणीय सांसद महोदय ने कि ऐसा बजट रखना चाहिए था, पहले भी रखते, किसी ने रोका नहीं था। फिर चलो, जहां से जानकारी आई वहीं से उन्होंने विचार दिया, स्वागत योग्य है। उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से अभी वाटर स्पोर्ट्स का यहाँ पर काम होना चाहिए, माउंटेन क्लाइंबिंग का काम होना चाहिए। इस दिशा में यदि बढ़े तो पर्यटन को और ज्यादा विकास मिलेगा। जैसा हमारी बहन ने कहा कि यहाँ के सांस्कृतिक और नृत्यांग घरानों का, ये तो यहाँ घराना तो कोई है नहीं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ का जो फोक कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए हमारे यहाँ वेस्टर्न जॉल कल्चर सेंटर है, उसको और ज्यादा आधुनिक बनाया जाए। लोक कला मंडल यहाँ की अपनी एक अलग विधा है, सारे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, उसको और आधुनिक तरीके से बढ़ाया जाए तो पर्यटन और ज्यादा आगे बढ़ेगा। इस दिशा के अंदर अगर हम काम करेंगे तो
एयरपोर्ट को लेकर भी बहुत सारी एयरपोर्ट ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया, आपके इनके कहने से एयरपोर्ट थोड़ी, एयरपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, कार्यवाही चल रही है, सारी नक्शे बन चुके हैं, लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक दिन में तो बनने से रहा वो, प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्दी बन जाएगा। एक बात जरूर है कि उदयपुर के बारे में बहुत सारी मांग उठी है, लेकिन उदयपुर पर लोगों को गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदयपुर में होनहार हैं, उदयपुर में टैलेंट है, उदयपुर में खूबसूरती है और प्राकृतिक सौंदर्य। प्रकृति ने तो इसे उन खूबियों से नवाज दिया है जिनकी कल्पना, जिनकी उम्मीद बाकी शहरवासी या बाकी दूसरे मुल्कों के लोग करते होंगे। और सही बात है कि उदयपुर न सिर्फ प्रदेश के लिए, न सिर्फ देश के लिए, बल्कि इस दुनिया के लिए एक गौरवशाली शहर है। इसकी वीरता को सलाम है, इसके त्याग को सलाम है, उदयपुर के बलिदान को सलाम है। आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार।